नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल कोचिंग क्लासेस हरदा में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अभी टीओ के एग्ज़ाम 2026 में आ रहे हैं, जिसके 27 फरवरी से संभावित डेट है कि एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ जो लगभग तय है कि इस बार एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक जो है इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि यूजी केबल में, अंडरग्राउंड केबल में खराबी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। यूजी केबल जो है उसमें खराबी का यदि हमें पता लगाना है तो कौन से प्रकार का हम परीक्षण करेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो परीक्षण है आपका ये लूप टेस्ट जो है, हम इसके द्वारा जो है अंडरग्राउंड केबल में खराबी का पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि यदि एक स्टैंडर्ड कंडक्टर को 7 डिवाइडेड बाय 1.40 के रूप में नामित किया जाए तो संख्या 1.40 क्या है। संख्या 1.40 क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, या एक कंडक्टर की त्रिज्या है, या सभी कंडक्टर का व्यास है, कि प्रत्येक कंडक्टर का व्यास है। तो डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर मतलब प्रत्येक कंडक्टर का जो व्यास है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 90 वर्ग mm, 90 वर्ग mm 3 सही 1/2 कोर यूजी केबल के न्यूट्रल कोर का आकार क्या होता है। 90 वर्ग mm का जो आपका 3.5 mm कोर जो हम बोलते हैं उसका यूजी केबल मतलब अंडरग्राउंड केबल जो है उसका न्यूट्रल का आकार क्या होता है दोस्तों? 45 स्क्वायर mm होता है, 50 स्क्वायर mm, 70 स्क्वायर mm या 90। तो इसका राइट आंसर जो होगा 50 स्क्वायर mm जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि चित्र में दिखाया गया जो उपकरण है उसका क्या नाम है। चित्र में दिखाया गया उपकरण है उसका क्या नाम है। हमारे चित्र में दिखाया गया, बताएं जल्दी, कमेंट करें। वेरी गुड, इसका क्या नाम है? क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल इसका यूज कहाँ करते हैं हम? जहां पर हमको लग तैयार करना हो। आपने देखा होगा कि जनरली हम अक्सर इस टाइप से जो लग रहते हैं हमारे, हम जैसे तार वगैरह जो रहते हैं, जो तार को जो डायरेक्ट किसी भी प्लग में लगाते हैं हम, तो उसके लिए हम जो है पहले लग का यूज करते हैं। लग का यूज करने के बाद उसको तार को उसमें कस देते हैं। कसने के बाद में जो है ये जो क्रिम्पिंग टूल है इसका यूज करके उसको लग को दबा देते हैं। और इस लग को, ये लग बहुत प्रकार के होते हैं ना, तो इन लगों का यूज करके हम क्या करते हैं, जो क्रिम्पिंग टूल होता है इसमें लग को लगाने के लिए मतलब क्रिम्पिंग टूल का यूज करते हैं। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि लग को लगाने के लिए कौन से टूल का यूज करते हैं, तो हम क्रिम्पिंग टूल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि उच्च तन्य शक्ति के लिए ओवरहेड लाइनों में किस प्रकार के जोड़ का उपयोग करते हैं। उच्च तन्य शक्ति में ओवरहेड लाइनों में, उच्च तन्य शक्ति में ओवरहेड लाइनों में हम किस प्रकार के जॉइंट का यूज करेंगे। तो दोस्तों जो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट है, हम इसका यूज जो है उच्च तन्य शक्ति का मतलब होता है जो ओवरहेड लाइन में यदि किसी कारणवश मान लो जो तार है वो टूट जाए, टूटकर अलग हो जाए, तो उसमें हम जो है वेस्टर्न यूनियन जोड़ जो है इसका यूज करते हैं। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे है ना। अगला क्वेश्चन अपने पास में है कि विद्युत की मात्रा की इकाई क्या होती है। विद्युत मात्रा की जो इकाई है वो हमारी क्या होती है। तो विद्युत मात्रा, मात्रा इसकी जो आवेश, इसकी इकाई क्या होती है? कूलाम। कूलाम जो है इसकी इकाई होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि चित्र में दर्शाया गया, चित्र में दर्शाया गया ये कौन से प्रकार का सोल्डर है, या हम ये कह सकते हैं कि चित्र में दर्शाई गई सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है, किस विधि से सोल्डर हो रहा है। तो ये आपको पता है कि ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक गन, है ना। तो जो सोल्डरिंग गन होती है, हम इसमें सोल्डरिंग गन का यूज करके जो है क्या कर रहे हैं, इसमें सोल्डर का काम कर रहे हैं दोस्तों, है ना। सोल्डर का काम हम कर रहे हैं सोल्डरिंग गन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 8वां क्वेश्चन कि चित्र में दर्शाई गई सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। चित्र में जो सोल्डरिंग विधि दर्शाई गई है इसका क्या नाम है, कौन से प्रकार की सोल्डरिंग है दोस्तों, बताए कौन से प्रकार की सोल्डरिंग है जो चित्र में हमारा दर्शाया गया है, इसमें कौन से प्रकार की सोल्डरिंग का यूज किया गया है। हाँ, इसमें जो है आपकी टेम्परर कंट्रोल सोल्डरिंग, इसका मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर है इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। तो तापमान नियंत्रण
सोल्डर जो है इसका राइट आंसर होगा, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग की विधि। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि तांबे के परमाणु में तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तांबे के परमाणु में तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, जल्दी बताएं। हाँ, 8 होते हैं, 13 होते हैं कि 18 कि 29? तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो तांबे के जो फाइनली है, हम यदि बात करें तो तांबे की जो परमाणु संयोजकता होती है वो कितनी होती है? जो परमाणु क्रमांक होता है वो 29 होता है ना। तो इसमें यदि हम बात करें तो इसमें हमसे पूछा है तांबे के परमाणु के तीसरे कोष में कितना है। तो अपने को सबको पता है कि पहला जो होता है 2 होता है, फिर 8 होता है, फिर 18 होता है, और चूंकि ये 29 जो है इसका क्या है, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से देखें तो इसके टोटल जो है 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें एक लास्ट में आएगा। अब हमसे पूछा है कि तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो तीसरे कोष में जो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 29 जो है तांबे का परमाणु क्रमांक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन कि विद्युत की मात्रा का सूत्र क्या है? विद्युत की मात्रा का सूत्र क्या होता है? करंट इंटू टाइम, या वोल्टेज इंटू करंट, या करंट इंटू रेजिस्टेंस, या वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस? तो क्या हो जाएगा? करंट इंटू टाइम इसका फाइनली जो होगा, मतलब हम कह सकते हैं I इंटू टी जो इसका जो फाइनली आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में डीसी सर्किट की शक्ति की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। डीसी शक्ति की गणना करने के लिए हम कौन से सूत्र का यूज करेंगे? तो इसमें वोल्टेज इंटू टाइम का करेंगे, कि करंट इंटू वोल्टेज का करेंगे, करंट इंटू रेजिस्टेंस का, या करंट इंटू रेजिस्टेंस? में जो दो है वो एक जैसे, सॉरी, वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस। तो इसमें फाइनली क्या रहेगा हमारा? करंट इंटू वोल्टेज जो है डीसी सर्किट की पावर का फार्मूला होता है। हाँ, करंट इंटू वोल्टेज, P इज इक्वल टू VI जो है इसका पावर का सूत्र होता है डीसी सर्किट में, है ना। तो सभी को पता है ये। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि ठोस चालक की तुलना में तंतु चालक का क्या लाभ होता है? ठोस चालक की तुलना में तंतु चालक का क्या लाभ होता है? तो तंतु चालक का मतलब होता है कि जिसमें लचीलापन ज्यादा हो। लचीलापन ज्यादा होगा तो क्या होगा? हम उसको, यदि फ्लेक्सिबल रहेगा तो हम उसको कहीं पर भी आसानी से मोड़ सकते हैं। तो ठोस चालक जो होता है वो मोड़ने पर टूट जाएगा, लेकिन जो लचीला होगा, जो फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबल कंडक्टर जो है आसानी से कहीं पर भी ले जाने में भी, कहीं लगाने में भी किसी प्रकार से डैमेज होने की संभावना नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास में कि क्रिम्पिंग टर्मिनेशन का क्या लाभ है? क्रिम्पिंग टर्मिनेशन का जो होता है क्या लाभ होता है दोस्तों? क्या होगा? इंक्रीज द वोल्टेज, मतलब वोल्टेज बढ़ाने के लिए, या रिड्यूसिंग द लोड करंट, लोड करंट कम करने, या ढीले कनेक्शन से बचने के लिए, या बदलना आसान है। ढीले कनेक्शन से बचने के लिए जो है हम क्रिम्पिंग टर्मिनेशन का यूज करते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। क्रिम्पिंग टूल जो है ये उसी लिए हम इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि भूमिगत केबल का कौन सा भाग धातु आवरण को जंग से बचाता है? भूमिगत केबल का कौन सा भाग जो है धातु आवरण को जंग से बचाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेडिंग। अब इसमें एक फार्मूला याद रखना कि केबल के लिए जब भी आपके पास फार्मूला आए, केबल के लिए जब भी आपके पास फार्मूला आए तो आप सिम्बास, एक ट्रिक है क्या, सिम्बास जो होती है एक ट्रिक होती है। इसमें जो केबल है, केबल के जो अलग अलग भाग होते हैं उसके लिए ट्रिक बनी हुई है, और यदि इस ट्रिक का यूज करोगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये सिम्बास की ट्रिक क्या होती है? तो यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले जो होता है केबल का कंडक्टर आता है। कंडक्टर के बाद में यदि मैं बात करूं तो इसमें जो आता है आपका इंसुलेशन आ गया। इंसुलेशन आ गया आपका इस तरीके से, ये वाला इंसुलेशन हो गया, ये आपका कंडक्टर हो गया। अब तीसरा जो आता है ये आपका मेटेलिक सीट, इसको लेड सीट भी बोलते हैं। चौथा जो आएगा दोस्तों इसमें यदि मैं बात करूं तो चौथा जो आएगा आपका वो आएगा बीडिंग, जो बेडिंग होती है चौथा वो रहेगा। चौथा जो इसके बाद जो रहेगा हमारा अगला वो रहेगा आपका क्या, आर्मरिंग। ये वाला जो भाग होगा इस तरीके से ये होगा आपका आर्मरिंग। और सबसे लास्ट में जो होता है दोस्तों वो होता है अपना सर्विंग।
तो इस तरीके से जो है सिम्बास जो होती है इसकी, सिम्बास जो है इसका एक ट्रिक होता है, और इसको आप याद रखोगे तो आसानी से केबल की प्रत्येक भाग का आप आसानी से बता दोगे। तो यहां पर हमसे पूछा है कि भूमिगत केबल में कौन सा भाग है जो धातु आवरण को जंग से बचाता है। तो जो बेडिंग होती है वो धातु आवरण को जंग से बचाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या होता है। कोई बताया भाई डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या होता है। डीप सोल्डरिंग, तो पीसीबी पर छोटे छोटे घटकों की सोल्डरिंग करने के लिए हम डीप सोल्डर का यूज करते हैं। पीसीबी जो बोर्ड होता है आपका, पैनल कंट्रोल बोर्ड जो होता है पीसीबी, जिसमें छोटे छोटे टर्मिनल्स जो है जोड़े जाते हैं, तो उसकी सोल्डरिंग करने के लिए जो होता है हम फाइनली डीप सोल्डर विधि का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। जो दिए गए हमको इसमें से अर्धचालक पदार्थ हमको बताना है। तो यूरेका है कि एबोनाइट है कि मैग्नीशियम है या जर्मेनियम है। तो आपको सभी को पता है कि जो जर्मेनियम और जो सिलिकॉन होते हैं ये जो होते हैं आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जर्मेनियम। जर्मेनियम इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला हमारे दिया है क्वेश्चन में कि चित्र में दर्शाए अनुसार माइक्रोमीटर का पाठ्यांक कितना है। अभी हमारे पास जो माइक्रोमीटर दिया है इसका हमको पाठ्यांक निकालना है। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया है, पहले क्या है हमारे पास 4 है, फिर ये कौन सा भाग है, पॉइंट लगा देंगे, फिर उसके बाद में कितने नंबर पर है, ये से आपके जो इस तरीके से पॉइंट बने, तो इसमें यहाँ पर ये तो हो गया 4 और ये वाला पॉइंट पे जो आपका फाइनल स्केल है तो ये कितना होगा 4.5 और इधर से कितना है 5, मतलब इसका राइट आंसर कितना होगा दोस्तों 4.55 इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको स्केल पहचानने को भी आ सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कंडक्टर का आकार मापने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। कंडक्टर का साइज मापने के लिए वेबल गेज, वर्नियर कैलिपर का यूज करेंगे या स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज करेंगे या हम इसमें गहराई गेज का, डेप्थ गेज का यूज करेंगे। बताया जल्दी से, क्या है क्वेश्चन, कंडक्टर का साइज मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे। कंडक्टर का साइज मापने के लिए हम किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे हम इसमें, स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज ये आपको बता दूं, इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा स्टैंडर्ड वायर गेज का कि ये इस तरीके से होता है। इसकी यदि परास आपसे पूछे तो 0 से 36 जो होती है mm, ये इसकी परास होती है स्टैंडर्ड वायर गेज। आपने देखे होंगे इस तरीके से खाचे खाचे जो है बने होते हैं, बहुत सारे खाचे बने होते हैं इस तरीके से गोलाई में, और जैसे जैसे इनका साइज जो बढ़ता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे इसकी जो क्या बोलना चाहिए, व्यास जो होगा वो कम होता है, और जैसे जैसे ये जो है कम होता है वैसे वैसे इसका व्यास जो होता है बढ़ता है। तो इस तरीके से जो वायर गेज है हम इसका यूज जो है वायर की मोटाई को मापने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, भूमिगत केबल में सर्विंग का क्या उपयोग होता है। भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है। तो मैंने भी आपको बताया था कि हम भूमिगत केबल में सर्विंग जो होता है सिम्बास ट्रिक यदि आपको याद हो तो इसका राइट आंसर क्या लिखोगे आप, आर्मरिंग को वायुमंडल स्थिति से बचाना। आर्मरिंग को वायुमंडल की स्थिति से बचाना, सिम्बास ट्रिक यदि आप याद रखो तो बहुत आसानी से आप इसका वो कर सकते हो। अगला है, ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर बताया है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि मैंने क्या इसका आंसर बताया है। वेरी गुड, सुरभि ने सही बताया है, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट इसका राइट आंसर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि पिघला हुआ सोल्डर यदि हम उसको बार बार पिघलाए तो क्या होगा, टीन की मात्रा कम हो जाएगी, लेड की मात्रा कम हो जाएगी, या स्लग बनने में से रोकेगा, या जोड़ों में सोल्डर का समान प्रभाव होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीन की जो मात्रा है सोल्डर के पिघलाने से, बार बार यदि इसको पिघलाते तो टीन की जो मात्रा है उसमें कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की सर्विंग और मरम्मत के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग की विधि का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की सर्विंग और मरम्मत के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है, क्या होगा इसका आंसर। चौथा आंसर इसमें क्या है, मशीन सोल्डर है ना। तो सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डर, या मशीन सोल्डर, या फ्लेम के साथ, या डीप सोल्डर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, डीप सोल्डर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में वो है
वाहनों की बॉडी की मरम्मत के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का उपयोग होता है? वाहनों की जो बॉडी होती है उसकी मरम्मत के लिए जो है हमारा कौन से किसका यूज करेंगे भाई हम? ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, क्योंकि आर्क वेल्डिंग का हम इसमें सबसे अधिक यूज करते हैं। यदि किसी भी वाहनों की बॉडी में यदि किसी प्रकार का डैमेज होता है या हमको उसको रिपेयर करना होता है तो आर्क वेल्डिंग, जिसमें आग उत्पन्न करते हैं और उसके द्वारा जो हम सोल्डर का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि स्टैंडर्ड कंडक्टर की तुलना में ठोस कंडक्टर का नुकसान क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, स्टैंडर्ड कंडक्टर की तुलना में ठोस कंडक्टर का नुकसान क्या होता है? कम कठोरता या कम लचीलापन या कम गलनांक या कम यांत्रिक शक्ति। तो क्या होगा ये 24 का राइट आंसर भाई? हाँ, कम लचीलापन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कम लचीलापन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग आयरन को ऐसे स्टैंड पर क्यों रखा जाना चाहिए? सोल्डरिंग आयरन को ऐसे स्टैंड पर क्यों रखा जाना चाहिए जो सोल्डर करते समय उपयोग में न हो? सोल्डरिंग आयरन को ऐसे स्टैंड पर क्यों रखा जाना चाहिए जो सोल्डर करते समय उपयोग में ना हो? क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आएगा कि ये जलने और आग लगने से बचाता है। जलने और आग लगने से जो है ये बचाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि सोल्डर में कोल्ड सोल्डर दोष का क्या कारण है? सोल्डर में कोल्ड सोल्डर दोष का क्या कारण है? तो अनसफिशिएंट हीटिंग या एक्सक्यूजिंग हीटिंग या क्या है इनकरेक्ट यूजेस ऑफ फ्लक्स या हाई वेटेज सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग में कोल्ड सोल्डर दोष का क्या कारण होता है? तो अनसफिशिएंट हीटिंग जो है इसका जो होगा फाइनली फॉल्ट होता है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि परिपथ में धारा का मान क्या होगा? तो धारा का मान आप सभी निकाल सकते हैं। यदि आप ओम के नियम का पालन यदि इसमें करते हैं तो आप इसमें धारा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। धारा का मान यदि आपको निकालना है तो ओम के नियम का पालन करके हम निकाल सकते हैं। कितना आएगा भाई बताए सभी? इसका 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2 कैसे आएगा? ओम का नियम V बराबर IR सभी को पता है। ये जो होगा ये 6 ओम है। कितना है यहाँ पर? 6। और ये है 12 वोल्ट की बैटरी। तो 12 इज इक्वल टू I और R की जगह कितना है? 6। तो 12/6 हो जाएगा इज इक्वल टू I। तो I की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 2, इसलिए 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि इंसुलेटेड कंडक्टर के इंसुलेशन पर अतिरिक्त आवरण का उद्देश्य क्या होता है? जो इंसुलेटेड कंडक्टर है उसके इंसुलेशन पर अतिरिक्त आवरण का उद्देश्य क्या होता है? परावैद्युत शक्ति बढ़ाने के लिए या कंडक्टर प्रतिरोध को कम करने के लिए या बिजली की हानि को कम करने के लिए या वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ाने के लिए। तो जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होगी जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही ज्यादा जो होगा इंसुलेशन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इंसुलेशन कंडक्टर को मतलब इंसुलेटेड कंडक्टर के इंसुलेशन पर अतिरिक्त आवरण का उद्देश्य ये है कि उनकी डाई इलेक्ट्रिक क्षमता को बढ़ाना, पावर को बढ़ाना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है आपके पास वो है कि 33 kV से 66 kV तक की भूमिगत सेवाओं के लिए किस प्रकार के केबल का उपयोग होता है? 33 kV से 66 kV तक की भूमिगत सेवाओं के लिए किस प्रकार के केबल का उपयोग करेंगे? हाई टेंशन केबल या एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल या सुपर टेंशन केबल या एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। तो एक्स्ट्रा EHT केबल जो होता है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो होता है केबल, हम इसका यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि एक अच्छे चालक का जो है वो गुण क्या होना चाहिए? एक अच्छे चालक का गुण क्या होना चाहिए? कम विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए या उच्च परावैद्युत शक्ति होनी चाहिए या उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए या कम यांत्रिक शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम विशिष्ट प्रतिरोध जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है आपका वायरिंग के लिए कंडक्टर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? माइल्ड स्टील का, कॉपर का, सिल्वर का या जस्तीकृत लोहे का। देखो सिल्वर, कॉपर ये 2 ऐसे हैं जिसका वायरिंग के लिए कंडक्टर के रूप में हम यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है
कि जो आपका जो सिल्वर है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। यदि आपके घरों में आप वायरिंग करने, यदि किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे और सिल्वर की वायरिंग करोगे, मतलब चांदी की तारों की वायरिंग करेंगे, तो आप वायर ला के उसको दोगे, 5 मिनट में वो आपके पास से रफू चक हो जाएगा, पूरा वायर सहित इलेक्ट्रिशियन गायब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सिल्वर इतना महंगा है। वो आपके यहाँ पर 300-400 रुपए में वायरिंग क्यों करेगा? वो ऑलरेडी चांदी जो है आपका जो पूरा का पूरा बंडल उठा के आधे से ज्यादा चांदी तो आपकी गायब कर देगा। इसलिए जो है सिल्वर हम इस यूज नहीं करेंगे, हम इसमें कॉपर का यूज करेंगे, क्योंकि कॉपर जो होता है ये बहुतायत में पाया जाता है और इसकी इतनी वैल्यू भी नहीं है ना, इसलिए हम इसका यूज सबसे अधिक करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, अंडरग्राउंड केबल में धात्विक आवरण के ऊपर कौन सी परत प्रदान की जाती है? आर्मरिंग की, बेडिंग की, सर्विंग की या पेपर इंसुलेशन की? तो इसमें भी मैंने आपको बताया था आप सिम्बॉस ट्रिक का यूज करोगे। क्या? बेडिंग। बेडिंग जो है वो धात्विक आवरण के ऊपर कौन सी परत, मतलब जो मेटेलिक सीट होती है, मेटेलिक सीट होती है, इसके ऊपर हम बेडिंग का यूज करेंगे, सिम्बास, है ना। तो जो बेडिंग है आपकी, इसके ऊपर, किसके ऊपर? मेटेलिक सीट के ऊपर हम किसका करेंगे? बेडिंग, है ना। तो बेडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। केबल के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और इस बार भी उम्मीद है कि 100% क्वेश्चन जो है आपके केबल से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगला है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ज्ञात करने का जो सूत्र है वो कौन सा है? ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वोल्टेज ड्रॉप, ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ जो होता है, हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, इन दोनों को जोड़कर जो है हम फाइनल ईएमएफ की इक्वेशन तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कौन सा नियम बताता है कि एक बंद सर्किट में लागू वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है? कौन सा नियम बताता है कि एक बंद सर्किट में, क्लोज सर्किट में लागू वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किरचॉफ का पहला नियम है, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम इसका राइट आंसर होगा। सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू ड्रॉप वोल्टेज, यह है। इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो कि जो बंद सर्किट, क्लोज सर्किट में लागू होने वाला वोल्टेज जो होता है वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। सप्लाई वोल्टेज बराबर ड्रॉप वोल्टेज, किरचॉफ का दूसरा नियम। और पहला नियम क्या बोलता है? सप्लाई करंट इज इक्वल टू, मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, है ना। ये आपका किरचॉफ का पहला नियम है ना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा किरचॉफ का वोल्टेज नियम होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि समांतर में जुड़े 3 प्रतिरोध R1 R2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें कंफ्यूज बहुत सारे लोग होते हैं। समांतर में जुड़े 3 प्रतिरोधकों R1 R2 और R3 के समतुल्य प्रतिरोध RT का सूत्र क्या होगा? RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये नहीं होगा क्योंकि ये सीरीज का है। दूसरा है आपका पास में RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये भी नहीं होगा। तीसरा अपने पास में क्या है? RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R, ये भी नहीं होगा। चौथा आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें एक चीज याद रखना, हम लोग जनरली निकालते हैं 1/R से, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यदि इस तरीके से आए तो ये राइट आंसर होगा, लेकिन उस कंडीशन में ये ऑप्शन नहीं रहेगा। और यदि मान लो इस तरीके से हमको तो जो है जो तुल्य प्रतिरोध यदि बोलता है तो फिर ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसको भी हमको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो फाइनली इसका आंसर बनेगा इस तरीके से 1/, और ये बाकी सारी जो राशि है ये, तो इसका राइट आंसर जो होगा ये वाला जो है आपका राइट आंसर, क्योंकि इससे डायरेक्ट तुल्य रेजिस्टेंस निकलता है और इसके 1 के अपॉन में हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, है ना। तो क्लियर है सभी को ये। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि सर्किट में दिखाए खुले अनुसार सर्किट में दिखाए अनुसार खुले R2 प्रतिरोधकों से जुड़े ओम मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? जो आपका जो ओम मीटर है, अब यहां पर एक समझने वाली बात है, आप बहुत अच्छे से समझ लो कि जब रेजिस्टेंस ओपन है, जब रेजिस्टेंस, यदि मान लो ये जो तार है यदि बीच में से ब्रेक है, किसी भी कारणवश यदि ब्रेक है और यदि इसका रेजिस्टेंस आपसे पूछे तो याद रखना जो दोस्तों, जब तार ब्रेक होता है, मतलब यदि तार ब्रेक हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। ये हमेशा याद रखना, कितना होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा जब रेजिस्टेंस कैसा हो? ओपन हो। और जब रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो तो करंट जो होगा
हमेशा रेजिस्टेंस के इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। करंट जब भी होगा वो रेजिस्टेंस के इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। यदि करंट का मान बढ़ता है तो रेजिस्टेंस का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यदि रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट का मान कम हो जाएगा। तो यहां हमारे पास ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास में। तो जो सर्किट दिया है, ये सर्किट में हमारे पास में ऑप्शन है शून्य रीडिंग होगी, अनंत प्रतिरोध दर्शाएगा, या केवल R1 और R2 के प्रतिरोध के मान दर्शाएगा, या केवल R1 और R3 के प्रतिरोध का मान दर्शाएगा। तो मैंने अभी बताया था क्या होगा, इसमें अनंत प्रतिरोध दर्शाएगा, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस जो है दर्शाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, चित्र में दिखाए गए प्रतिरोधक का नाम क्या है। चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोधक का नाम क्या है। ये कौन सा रेजिस्टेंस है, मेटल फिल्म रेजिस्टेंस है, या वायर वाउंड रेजिस्टेंस है, या कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस है, या कार्बन संरचना प्रतिरोध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका, वायर वाउंड रेजिस्टेंस। वायर वाउंड रेजिस्टेंस में क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसमें जो दिख रहा है, इसके इस तरीके से इसमें क्या है, वायर के वाउंड किए जाते हैं, है ना। तो वायर वाउंड रेजिस्टेंस इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। तो माइका, यूरेका, कॉपर या मैग्नीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, माइका। तो ये रहे हमारे थ्योरी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्जाम में या आईटीआई से रिलेटेड जो भी आपके टेक्निकल के एग्जाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो क्वेश्चन है ये 100% पूछे जाएंगे। इसलिए मेरी जितनी भी क्वेश्चन की सीरीज आ रही है, 38 प्रश्नों की सीरीज में इस बार आपके पास में लेकर आ रहा हूं। तो 38 प्रश्नों की जो सीरीज है इसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत खास होने वाला है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे बोल रहा हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो है प्रेस कीजिए, और अधिक से अधिक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, है ना। इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।